अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पायास मैथमेटिक्स पोर्शन है इसका 2020 का। इसमें 20 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू अबाउट पाई, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप इसमें ऑप्शन देखें। इट इज़ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू लेंथ ऑफ रेडियस, it is ratio of circumference to circle to length of diameter, it is ratio of length of diameter to circumference of circle, it is ratio of length of radius to circumference of circle। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछी हुई है उसने कि पाई की डेफिनेशन क्या है, इन ऑप्शन में से आप चूज़ करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो सर्कमफेरेंस टू डायामीटर इसकी रेशियो का नाम होता है, इसलिए इसकी ऑप्शन होगी बीटा। तो बी इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पूछा गया है कि वो एक वर्टिकल लाइन होगी इस एलिप्स के लिए, ऑब्लिक लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, या एनी वन फ्रॉम ए टू सी, यानी ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स, ये जो एलिप्स है ये किस शेप में होगी? ये जो एलिप्स है ये इस शेप में होगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है। इसका मतलब आपको पता है कि एलिप्स में ए हमेशा ग्रेटर देन बी होता है और ए जिसके नीचे होता है वही वाला एक्सिस होता है। अगर ए एक्स के नीचे है तो इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका मेजर एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस का वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसकी अब जो डायरेक्ट्रिक्स लाइंस होती हैं वो ये वाली हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है इसकी और ये सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स लाइन्स होती हैं। तो ये इसकी डी टी एक्स है, इन्हें डी टी एक्स भी इन शॉर्ट कहा जाता है। तो ये लाइन जो है ये वर्टिकल लाइंस हैं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 है, सेकेंड ईयर। ई पावर एक्स है और साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसके आगे यहाँ पर डी एक्स भी होगा डेफिनेटली, यहाँ पे डी एक्स है। तो इसकी इंटीग्रेशन का जो तरीक़ाकार है वो ये होता है, इसका एक रूल है कि जब भी इंटीग्रेशन पूछी जाती है ई पावर ए एक्स की और आगे उसके कोई फंक्शन होता है और इसके साथ साथ एक डेरिवेटिव होता है, फंक्शन और डेरिवेटिव। फंक्शन और डेरिवेटिव में से जो फंक्शन है उसके साथ इस ई पावर एक्स के ऊपर जो भी लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव यानी कि ए इसके साथ होगा एफ ऑफ एक्स के साथ। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट होता है ई पावर ए एक्स और इसके साथ हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स को और प्लस सी कर देते हैं। तो इसके मुताबिक अब हम देखेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज होता है या कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है। हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है लेकिन कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो यहाँ माइनस साइन नहीं लिखा हुआ और ई की पावर में जो एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 है, वो दोनों के साथ ही मौजूद है। इसलिए वैसे अगर हम देखते किसी और क्वेश्चन को तो ई की पावर के साथ जो भी लिखा होता ई की पावर का डेरिवेटिव वो दोनों में से जिसके साथ होता वही फंक्शन होता, लेकिन यहाँ पे उसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो 1 है और 1 साइन एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए फंक्शन हमें खुद देखना होगा। तो साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कि पॉजिटिव कॉज ही होता है, इसलिए साइन फंक्शन होगा और कॉज उसका डेरिवेटिव है और रिजल्ट में हमने लिखना होता है ई पावर ए एक्स के साथ फंक्शन को। इस वजह से रिजल्ट होगा ई पावर एक्स साइन एक्स, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इंटीग्रेशन है और लिमिट भी है। जब लिमिट अप्लाई की जाएगी और ये लिमिट जो है ना वो दूसरी जैसे चैप्टर 1 में थी सेकेंड ईयर के, बिल्कुल उसी तरह की लिमिट लिखी हुई है। ये इस इंटीग्रेशन की अपनी लिमिट नहीं है, वो तो आपको पता है कि इस तरह से लिखी होती है, लिमिट फ्रॉम ए टू बी और आगे उसका जो भी फंक्शन हो वो एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स है। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं है, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जैसे चैप्टर 1 में है। तो आप लिमिट अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर अंदर वाला जो फंक्शन है लिमिट अप्लाई करने के बाद वो कन्वर्जेंट रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का टॉपिक ही नहीं था, इसलिए हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट ही समझा जाएगा। इस लिमिट को आप पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जैसे आपके पास था ये क्वेश्चन एक्सरसाइज चैप्टर 1 की है जो एक्सरसाइज है 1.3,
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर इसमें लिमिट आप पहले अप्लाई करेंगे। लिमिट है इसमें x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1, इस पे लिमिट सेपरेट हो जाएगी और जो डिनोमिनेटर है इस पर लिमिट सेपरेट कर देते हैं। e पावर 1 ओवर x प्लस 1 और इंटीग्रेशन और dx। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई जब करते हैं x अप्रोच टू 0 होता है, यहाँ पे हमें एक और कंडीशन गिवन है ये वाली कि x लेस देन 0। इसका मतलब है कि x कैन नॉट बी पॉजिटिव, इसलिए अप्रोच भी नहीं कर सकती पॉजिटिव इन्फिनिटी को। इसका जो रिजल्ट आएगा x अप्रोच टू 0 करने से वो आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो आप इसे यहाँ पे लिखेंगे e पावर माइनस इन्फिनिटी। जब इसे आप x अप्रोच टू 0 करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पे e की पावर आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। बाकी सारा कुछ वही है, लिमिट भी ऐसे ही आनी है, dx भी इसी तरह से आएगा। और माइनस इन्फिनिटी को जब आप इससे करेंगे रेसिप्रोकल तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी को जब रेसिप्रोकल में करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट होगी, तो 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी, उसको डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ इन्फिनिटी, क्योंकि e पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही होती है। तो ये भी 1 ओवर इन्फिनिटी, ये भी 1 ओवर इन्फिनिटी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद इंटीग्रेशन साइन एंड dx ऑल्सो। तो 1/इन्फिनिटी 0 का रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर 0 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा ये 0 प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। साथ में क्या आ गया, रिजल्ट बन गया -1। -1 की इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो यही ऑप्शन में रिजल्ट होगा। -1 की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो -x आ जाती है और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो -x प्लस c इसका राइट आंसर है। इस वजह से इसका जो आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, -x प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फिगर। ये फिगर आपके सामने, इसमें एक लेंथ 5 है, एक 4 है, एक 3 है और एक अननोन है। उस अननोन लेंथ को हमें फाइंड करना है। ये एक ट्रेपेजियम है। तो अब ट्रेपेजियम है अगर, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है, जो 3 सेंटीमीटर वाली लेंथ है, बिल्कुल इसका एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, ये जो लेंथ है जो मैंने अभी ड्रॉ की है ये 4 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये एक बन जाएगी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेम हो जाएंगी। जो ऊपर 5 है वो भी टोटल लेंथ यहाँ पे रह जाएगी 3 और इधर आ जाएगी लेंथ 2 और इस तरफ वो लेंथ है 4। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी जिसकी एक साइड की लेंथ 4 है और एक साइड की लेंथ 2 है और थर्ड साइड इसकी x है। अगर इसको साइड पे बना लें ताकि वाज़ेह हो सके, ये 4 है और जो ऊपर वाली लेंथ है वो मैंने नीचे बना दी। इसको दोबारा ऐसे बना लेते हैं, ये 4 है, ये 2 है और ये x है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे राइट एंगल है। पैथागोरस अगर आप अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज इसमें x है, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो रिजल्ट आएगा 16 प्लस 4 20 और बाद में जब उसका स्क्वायर रूट करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए तो स्क्वायर रूट 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर रूट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेट्स के बारे में है। इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी, यानी सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को अगर माइनस कर दें यानी निकाल दें, सिर्फ ए के वो एलिमेंट्स बचेंगे जो सेट बी के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो जितने भी उनकी तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए माइनस बी, तो वो इक्वल आना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसके साथ साथ ये भी गिवन है कि a माइनस बी एम्प्टी सेट नहीं है, यानी a और b आपस में इक्वल नहीं है, या फिर a और b आपस में डिसजॉइंट भी हो जाएं तब भी a माइनस बी एम्प्टी नहीं आता। सिर्फ इक्वल होने पे a माइनस बी एम्प्टी सेट आ जाता है, या फिर सेट a अगर सबसेट हो b का तो तब भी a माइनस बी करने से उसका जो रिजल्ट है वो एम्प्टी आ जाता है। इसकी एग्जांपल टेक करते हैं। सेट a को हम बनाते हैं कोई भी, अगर मैं सेट ए को 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स इसमें लिख देता हूँ, 4 भी साथ शामिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट्स हैं ए के। और सेट बी के अगर एलिमेंट्स हम देखें तो उसको मैं रख लेता हूँ 2 3।
अब आप इसमें a माइनस बी को ज़रा बना के देखें, तो a माइनस बी यानी सेट a में से b के एलिमेंट्स को आप निकाल दें, तो 2 और 3 को आप निकाल देंगे तो 1, 4 और 5 तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये a माइनस बी एम्प्टी नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं a के, और b के एलिमेंट्स आप देखें 2 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ये हैं 5, ये हैं 2, इनको आपस में माइनस करें तो रिजल्ट आता है 3। इसी तरह a माइनस बी अगर आप करते हैं, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें भी एलिमेंट्स 3 हैं, तो ये इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इस रूल के एग्जैक्ट मुताबिक है। और इसमें आप देखें तो सेट b जो है वो सबसेट है a का। लेकिन अगर आप एक और केस लें जिसमें सेट b को सुपरसेट कर लें और सेट a को उसका सबसेट कर लें, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो a माइनस बी के एलिमेंट्स हैं, a में से सारे एलिमेंट चूंकि हो गए ही b के, इस वजह से वो एम्प्टी सेट रिजल्ट में आ जाएगा और इससे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लिहाजा एक ही रास्ता हमारे पास है कि a सबसेट हो b का, और a सबसेट b वाली जो ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है। यहाँ पे d ऑप्शन लिखी हुई है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। a इंटरसेक्शन b इन दोनों का आप करके देखें। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में जो कम एलिमेंट्स वाला सेट है वही आता है, अगर वो कम एलिमेंट्स वाला सेट ज़्यादा एलिमेंट्स वाले सेट का सबसेट हो। अगर सबसेट ना हो तो फिर वो उसके इक्वल नहीं आता, सबसेट हो तो उसके इक्वल आता है दोनों का इंटरसेक्शन। इसलिए आप इस केस में इंटरसेक्शन करके भी देखेंगे तो उनका जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो इसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है, और वो रिजल्ट आ रहा है 2, 3। तो ए इंटरसेक्शन बी और 2, 3 किसके इक्वल आता है, b के। तो यहाँ से वाजे है कि जब b सबसेट होगा a का तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो b के इक्वल ही आएगा। तो यही ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए हमारा जो रिजल्ट है वो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो इस तरह की होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेकिन अगर जनरल फॉर्म बना लें जो कि जिसका सेंटर यानी कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, तो फिर इस तरह से होता है y माइनस एच वाई माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x माइनस एच, ये होता है। और इसका जो वर्टेक्स होता है उसे हम लिखते हैं h और k के कोऑर्डिनेट्स इसके बन जाते हैं। तो h और k वही वैल्यूज हैं जो x और y में से माइनस हो रही है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो राइट साइड में 4a को कॉमन किया गया है। सेम कंडीशन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें भी है, ये लिखा हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो इसमें -4 तो हो रहा है, 4 यानी कि x में से माइनस हो रहा है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई भी तो किया जा रहा है ना x को। तो पहले ज़रूरी है कि हम राइट साइड से सारा कुछ जो भी कॉमन आ सकता है कॉमन करें। तो 4 यानी हमेशा हमने x का कोफिशिएंट ही कॉमन करना है। अगर x का कोफिशिएंट कॉमन नहीं आ रहा, फर्ज करते हैं 4x माइनस 2 होता, तो 2 कॉमन नहीं करना था हमने, कॉमन फिर भी हमने कोफिशिएंट ऑफ x को ही करना था, तो फिर वो बनता है x माइनस 1/2। लेकिन यहाँ पर 4 कॉमन हो रहा है तो कॉमन करने से ये बनेगा x माइनस 1। तो यहाँ आप देखेंगे y में से तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जो k की वैल्यू है वो 0 है और x में से जो माइनस हो रहा है वो 1 है। इसलिए लिखेंगे 1 कॉमा y की वैल्यू 0, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो ये इसमें बनेगा वर्टेक्स 1, 0, जो कि यहाँ पर a ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 पावर x प्लस 9 पावर y इज इक्वल टू 145, देन x प्लस y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और उनका सम ऑप्शंस में से चूज करना है। तो अब इसके लिए हम ये काम करते हैं कि 4 की कोई पावर हम लगा के देखते हैं अपनी चॉइस की, और 9 की भी कोई पावर लगा के अपनी चॉइस की हम देखते हैं, जिससे रिजल्ट हमें मिल जाए 145। तो 9 एक बड़ा नंबर है, 9 से हम स्टार्ट करते हैं। 9 की पावर हम 2 लगा के देखते हैं। जब 9 की पावर मैं 2 लगाता हूँ, इसको ज़रा एक रफली हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। 9 की पावर मैंने 2 लगाई, इसका रिजल्ट कितना आ गया 81। अच्छा जी, अब 81 है, अब देखना है कि 145 और 81 में डिफरेंस कितना है। तो आप इसको माइनस करके देख लें, माइनस करते हैं
तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4 और 14 माइनस 8 6 64। इसका मतलब है अगर मैं 64 ऐड कर दूं, यहाँ पे 64 ऐड कर दूं तो इसका जो रिजल्ट है वो 81 की बजाय क्या बन जाएगा, 145 बन जाएगा। अब 64 जो है वो 4 की कितनी पावर लेने से आता है, 4 की पावर 3 लेने से आता है 64। तो इसका मतलब है 4 पावर 3 यहाँ पे होना चाहिए। तो 4 पावर 3 प्लस 9 पावर 2 इज इक्वल टू 145। अब x प्लस वाई का आंसर उसने पूछा हुआ है, तो x प्लस वाई मीन्स 3 प्लस 2, तो रिजल्ट कितना आया 3 प्लस 2 5। ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्वेश्चन मार्क। फिजिबल सोल्यूशन जो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसे हम ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कहते हैं, या ऑप्टिमल सोल्यूशन, या कन्वेक्स सोल्यूशन, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन ही राइट ऑप्शन होगी, यानी फंक्शन ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज यानी ऑप्टिमाइज करता है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज मींस ऑप्टिमाइज, जो ऑप्टिमाइज करता है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। जब भी हम इसको चैप्टर नंबर 5 था सेकेंड ईयर का, जब इसको सॉल्व करते रहे हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते थे लाइंस ड्रॉ करने के बाद, कॉर्नर पॉइंट्स को गिवन फंक्शन में पुट करते थे, जिसका सबसे छोटा या सबसे बड़ा आंसर आता था वो फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा होता था, और उसकी अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये सिंपल सा डेफिनेशन का ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, if s is equal to sum of roots and p is equal to product of roots, then which of the following equations represent quadratic equation। तो ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें जब भी रूट्स का पता हो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, तो सिंपल सी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फा ऑप्शन बनती है, ये इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में, ज़रूरी नहीं कि बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। -1 to -3 और मॉड है और x - 3 dx है। इंटीग्रेशन जब भी किसी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की आती है तो हमें उसे ब्रेक करना होता है। कहाँ पे ब्रेक करना होता है, जहाँ पे उसका रिजल्ट किसी पॉइंट पे नेगेटिव से, उससे पहले नेगेटिव वैल्यूज रिजल्ट में आए और उसके बाद पॉजिटिव आए, या पहले पॉजिटिव आ जाएं बाद में नेगेटिव आ जाएं। तो इसे चेक करना होता है कि वो पॉइंट कौन सा है। पॉइंट हमें कैसे मिलता है, ये जो x - 3 है जो भी मॉड के अंदर है उसको हमने 0 के इक्वल लिखना होता है। जब इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा 3। अब फंक्शन की जो गिवन लिमिट है इसे 3 पे ब्रेक होना चाहिए। फंक्शन की गिवन जो लिमिट है ये 3 पे ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो -1 से 3 है। तो जब -1 से 3 तक लिमिट जाएगी, -3 तक, तो इसका मतलब है ये लिमिट भी उल्टी लिखी हुई है। छोटा नंबर तो -3 होता है, तो इसे -3 से -1 लिमिट बनाना पड़ेगा। और -3 से -1 जब हम डिजिट्स को लिखते हैं, नंबर्स को लिखते हैं, तो उसमें 3 कहीं पर भी नहीं आता प्लस वाला। इस वजह से इसको मॉड को हम ब्रेक नहीं करेंगे, बस इसका मॉडुलस जो है वो डायरेक्टली हम रिमूव कर देंगे। और इसकी जो लिमिट लगी हुई थी -1 से -3, उससे भी जाहिर है छोटी वैल्यू, छोटी लिमिट जो होती है वो नीचे लिखी जाती है, बड़ी लिमिट ऊपर लिखी जाती है। लेकिन हमने खुद नहीं लिखनी होती, हमने खुद अगर लिखनी है तो एक माइनस का सिंबल आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज का हिस्सा है। इसकी जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना, जहाँ पे ये 3.6 स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर की, उससे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। और फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस भी वहाँ में लिखा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसी के पास यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज। उनमें से एक है, जब आप a से b लिमिट को b से a में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसके साथ एक माइनस का सिंबल लगता है। तो यहाँ पर भी मैंने छोटी लिमिट नीचे लिखी, ऊपर बड़ी लिमिट लिखी, यानी लिमिट को मैंने चेंज किया, तो एक माइनस का सिंबल लिखना ज़रूरी है। इसके बाद मॉडुलस मैंने ख़त्म किया। मैंने तरीका बताया है कि मॉडुलस जब आपने ख़त्म करना है तो आपने 2 हिस्से करने होते हैं। वो तब होता है कि जब इसकी जो लिमिट है, जिसको मैंने 0 करके ये 3 निकाला, वो इस लिमिट के अंदर कहीं होता। 3 इस लिमिट के अंदर नहीं है, तो इसका एक ही हिस्सा रहेगा। अब वो हिस्सा कौन सा है, पॉजिटिव वाला हिस्सा है या नेगेटिव वाला हिस्सा है, इसे हमने अभी चेक करना है। तो चेक कैसे करें, -3 से -1 के दरमियान से आप कोई भी वैल्यू उठाएं और उसमें पुट कर दें, -2 लगा दें। तो -2 जब मैं यहाँ पुट करूंगा x - 3 में, x - 3 में जब मैं -2 पुट करूंगा तो ये -2
2 और -3 ये -5 बन जाएगा, यानी नेगेटिव रिजल्ट दिया जा रहा है। जब मैं इस लिमिट के अंदर से कोई वैल्यू पुट करता हूं तो आंसर इसका नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव अगर आता है तो मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मॉडुलस इंटीग्रेशन। माइनस लगाया तो माइनस पहले भी था लिमिट चेंज करने की वजह से, तो ये रिजल्ट हो जाएगा प्लस का प्लस। अब इसकी लिमिट भी साथ करनी है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सेपरेट होगी, पहले x की लैदा होगी और 3 की लैदा होगी। x की लिमिट जब इंटीग्रेशन करते हैं, x की इंटीग्रेशन, तो वो आती है x² / 2 पावर रूल के मुताबिक, और इस पे लिमिट लगानी है -3 से -1। फिर हम लगाते हैं माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 3 के साथ माइनस है, और उसके बाद 3 की जब इंटीग्रेशन करनी है तो वो आएगी 3x, और इस पे भी लिमिट अभी हमने लगानी है -3 से -1। अब ये लिमिट हमने मजीद सॉल्व करनी है, आगे चलते हैं हम। इसमें आप पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो -1 का बनेगा स्क्वायर, लिखते हैं -1² डिवाइड बाय 2, माइनस लगता है फॉर्मूले का। फिर आप लोअर लिमिट पुट करते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये x²/2 पे मैंने लिमिट पुट किया है। पहले अपर पुट किया है -1 x की जगह पे, फिर मैंने -3 पुट किया है x की जगह पे, फिर ये माइनस था और लिमिट इसका 3 हम बाहर निकाल देते हैं, उस पर लिमिट तो पुट होनी नहीं। x की जगह पहले -1 पुट होगा, उसके बाद माइनस फॉर्मूले का है, और फिर x की जगह -3 यानी लोअर लिमिट पुट होगी। तो ये रिजल्ट होगा 1/2 -9/2 और -3 और ब्रैकेट में -1 +3, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 6। आप इसका एलसीएम करेंगे 2 तो 1 -9 और -6, तो यहाँ पे 12 होगा, एलसीएम जब किया है तो 12 आ जाएगा। तो 9 -12, 12 और 9 को आपने ऐड करना है, तो ये -21 -21 + 1, तो ये बन जाएगा -20 डिवाइड बाय 2, रिजल्ट है -10। तो रिजल्ट इसका -10 है। -10 इसमें कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो रिजल्ट इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव देन फंक्शन इज व्हाट। तो ऐसा डेरिवेटिव जिसका, जब भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं कह देते उसको, या कर्व तो नहीं कह देते, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे गिवन नहीं है हमें कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो बेसिक इसका रूल है डेरिवेटिव का, वो पॉजिटिव आता है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव आता है डेरिवेटिव, यानी हर एक डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। तो ऐसा डेरिवेटिव, इस तरह से जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, अगर सिर्फ पॉजिटिव कहता तो सिर्फ इंक्रीजिंग का आंसर होता है इसका, तो लिहाजा इसका आंसर होगा कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, e⁻ax हो सकता है, हमेशा इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और इसके अलावा कोई फंक्शन हो सकता है x⁵, जितने डेरिवेटिव करेंगे सारे पॉजिटिव आएंगे सिवाय लास्ट के। और अगर साइन का डेरिवेटिव करते हैं, कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, इसमें ऑल्टरनेट साइन आ रहा है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आ रहा ये। तो बहरहाल इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज। एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन 1 होती है हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी, और इक्वल टू 1 किसकी होती है, पैराबोला की। इसी तरह एसेंट्री ऑफ सर्कल का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एसेंट्री ऑफ सर्कल 0 होती है हमेशा। इसके अलावा एसेंट्री ऑफ अर्थ भी पूछी जा सकती है, एसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ। एसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ जो होती है वो 0.16 है। अर्थ एक एलिप्स है और एलिप्स की सेंट्रिसिटी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 होती है, इसलिए हमारे पास जो सेंट्रिसिटी उसने एलिप्स की पूछी हुई है उसका रिजल्ट लेस देन 1 होगा। ये जो मैंने बताई है ये अर्थ की सेंट्रिसिटी बताई है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि पहले भी किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द मिड पॉइंट ऑफ 2 फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड। मिड पॉइंट ऑफ
फोकाई ऑफ एलिप्स पूछा गया है। एलिप्स इसमें किसी भी तरह की एलिप्स है, जनरल एलिप्स की बात हुई है, तो इसके जो मिड पॉइंट आते हैं फोकाई के, फोकाई यहाँ पे एक फोकस होगा, दूसरा फोकस यहाँ पे, फोकसिस का जो मिड पॉइंट है वो ये वाली जगह है, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर, यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स। इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो सेंटर है। ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ a पावर x इक्वल टू n देन, आगे चार ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शन में लॉगरिथम आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, वेरिएबल पावर में है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो है कि जो इसमें बेस है, a बेस है ना, यहाँ पे a के ऊपर पावर है तो a बेस है, यही लॉगरिथम की बेस है, और जो a की पावर है उसे आप इक्वल की दूसरी साइड पे लिखते हैं, और जो दूसरी साइड पे उसे उसका लॉग बन जाता है। ये इसका डायरेक्ट मेथड है। इसके अलावा अगर डायरेक्ट मेथड आपको समझ में नहीं आता तो फिर उसका दूसरा मेथड है कि आप लॉग टेक करें बोथ साइड, जिसकी बेस a हो। a बेस इसलिए कि जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें बेस a है, तो लॉग n बेस a। इसमें जो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है उसके अकॉर्डिंग x शुरू में आएगा फिर, और फिर यहाँ पे रह जाएगा log a बेस a इज इक्वल टू राइट साइड विल बी एज इट इज, और log की जो बेस है वो और जिसका log लिया जा रहा है वो, अगर ये दोनों एक जैसे हों, जैसे यहाँ पे log a बेस a, तो वो 1 के इक्वल आता है रिजल्ट। x इंटू 1 इज इक्वल टू log n बेस a। तो इस तरह से भी आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। इस मैट्रिक्स का जो अपना ऑर्डर है, ऑर्डर होता है चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। बाय की जगह आप क्रॉस का अभी सिंबल यूज कर सकते हैं, तो वो होगा 3/2। लेकिन उसने ऑर्डर इस मैट्रिक्स का नहीं पूछा हुआ, ऑर्डर इसने पूछा हुआ है इसके ट्रांसपोज का। तो जब इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस ऑर्डर को आप उल्टा दें, यानी कि जो 3/2 है उसे आप 2/3 कर दें। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में चेंज हो जाते हैं ना ट्रांसपोज करने से। ट्रांसपोज करने से पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाती है, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाती है। इसका मतलब है इसमें 3 कॉलम आ जाएंगे और 2 रोज आ जाएंगी। तो रो को पहले लिखा जाता है ऑर्डर में और कॉलम्स की तादाद को बाद में लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। इसलिए इसका ऑर्डर 3/2 है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर 2/3 होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो होगा अल्फा। ए ऑप्शन इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज। ऑप्शंस हैं राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल। सेमी सर्कल जो होता है, ये थ्योरम आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि सेमी सर्कल हाफ सर्कल है, इसके अंदर कोई इंस्क्राइब्ड एंगल आप अगर बनाते हैं तो इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होगा, जो डायामीटर के एंड पॉइंट से स्टार्ट होगा और इसका जो वर्टेक्स है वो सरकमफेरेंस पे होगा। तो यहाँ पे हमेशा राइट एंगल बनता है अगर ये सेमी सर्कल है, ठीक है। और अगर ये सेमी सर्कल नहीं है, यानी कि सेमी सर्कल को छोड़ दें तो इतना ये सेंटर है सर्कल का, तो ये एक इसका सेगमेंट छोटा नजर आ रहा है और एक सेगमेंट बड़ा नजर आ रहा है। तो एक मेजर सेगमेंट है जो बड़ा है और जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट है। तो अगर हम मेजर सेगमेंट के अंदर एंगल ड्रॉ करते हैं, मेथड वही है, जो कॉर्ड नजर आ रहा है कॉर्ड के एंड पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे और वर्टेक्स उसका रखेंगे सरकमफेरेंस पे। फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल होता है एक्यूट एंगल, मेजर सेक्टर में एक्यूट एंगल। और अगर आप माइनर में बनाते हैं, माइनर में जो एंगल होगा वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल और माइनर सेगमेंट में ऑब्ट्यूस, मेजर सेगमेंट में एक्यूट। और अगर ये आ जाए सेमी सर्कल तो इसमें राइट एंगल होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेमी सर्कल का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राइट एंगल अल्फा ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 18, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है, लॉग ऑफ 5 की वैल्यू गिवन है, लॉग ऑफ 45 की वैल्यू हमने बनानी है। लॉग ऑफ 45 से
ये वैल्यू रिक्वायर्ड है इसकी, तो ये हम बनाएंगे, इसको ब्रेक करते हैं, फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं, तो 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये लिखा जा सकता है इसे। तो इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5, सेपरेट हो जाएगा लॉग ऑफ m इंटू n, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ये उसका फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसे सेपरेट किया, दरमियान में प्लस का सिंबल है। अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम की वजह से इसकी जो पावर है ये हम शुरू में लिख सकते हैं, तो 2 लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5, इसमें आपके पास जो वैल्यूज हैं उन्हें आप पुट कर दें, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो यहाँ लगाएं, प्लस लॉग ऑफ 5 की वैल्यू लगाएं, पहले ट्वाइस करेंगे लॉग ऑफ 3 की वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 2 4 5 9, 0.9542 प्लस इसके बाद 0.6990, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो 0 में 2 ऐड करेंगे, 9 में 4 ऐड करेंगे 3, उसके बाद आएगा ये 5 6.1, तो ये इसका रिजल्ट है 1.6532, ये है बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x प्लस ky इक्वल टू 0 इज नॉन ट्रिवियल फॉर k इज इक्वल टू, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दो जो इक्वेशंस होती हैं उनका कब हासिल हो सकता है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए जो ये इसमें दो इक्वेशंस हैं और इसकी राइट साइड ज़ीरो, यानी कि इसमें कांस्टेंट टर्म ज़ीरो है। जब कांस्टेंट टर्म ज़ीरो होती है तो सिस्टम को क्या नाम देते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन। ये होमोजेनियस सिस्टम है इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स। तो होमोजेनियस सिस्टम में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आता है तो उससे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसके ज़ीरो आने की वजह से मिलता है। तो अब इसमें ये ज़ीरो कैसे आएगा? इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए होता क्या है? ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो आप लिखेंगे, जैसे कि इसको मैं यहाँ लिखता हूँ x, इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, फिर कोफिशिएंट 2 है 2 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ है k, इसका मॉड ले लें और रखें 0, इसको आप सॉल्व कर लें। 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6/2 3, इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। वैसे भी आपको पता है, प्रॉपर्टीज़ भी आपने डिटर्मिनेंट की पढ़ी हुई हैं, अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं और सेकंड कॉलम की एंट्रीज़ हैं ये एक जैसी हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तब भी डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आता है। पूरी रो में अगर एक कॉलम में 2 हैं, दूसरे कॉलम में 3 हैं, तो आप किसी एक कॉलम से भी एंट्रीज़ को कॉमन कर सकते हैं। तो पहले कॉलम से अगर आप 2 को कॉमन कर लें और दूसरे कॉलम से, इसकी बात हो रही है, अगर पहले कॉलम से आप 2 कॉमन करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 1। अगर यहाँ पे 3 होता, एक जैसे होते, तो आप उसे कॉमन करके 3 को, तो यहाँ 1 1 करते। अब दो रोज और दो कॉलम्स यहाँ पे आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो इस सारे का रिजल्ट कितना आना चाहिए? फिर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें इसका रिजल्ट 0 आएगा। एक ये मेथड भी है। तो दोनों मेथड्स आपको बता दिए। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक एंगल दिया गया है ट्रायंगल का और एक दूसरा एंगल दिया गया है ए और बी, और इसके साथ एक साइड की लेंथ है और एक साइड की लेंथ अननोन है, ये फाइंड करनी है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है क्योंकि इसमें 3 एंगल्स ट्रायंगल के होते हैं। आप थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। तो थर्ड एंगल जो होता है वो तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180,
इसके ज़रिए से मिलता है, तो आपके पास जो थर्ड एंगल आएगा, एंगल C विल बी इक्वल टू 180 माइनस 35, इसको भी माइनस कर लें, जो सेकंड एंगल गिवन है हमें 62 डिग्री, इसको भी माइनस कर लें, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 83 डिग्री। तो 83 डिग्री इसमें आ गया है थर्ड एंगल। अब हमारे पास जो टेबल वैल्यूज़ होती हैं वो 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल वैल्यूज़ गिवन है विदाउट कैलकुलेटर ये मुश्किल है। तो हमें अगर विदाउट कैलकुलेटर इन्हें करना पड़ जाए तो फिर हम कैसे करते हैं, उसको हम चेक करते हैं। 35 है, आप सबसे पहले इस पे लॉ ऑफ साइंस लगा सकते हैं ना, क्योंकि ए फाइंड करना है, सी आपके पास मौजूद है और एंगल तो तीनों हैं। तो ए फाइंड करना है लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग, ए ओवर साइन एल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये है लॉ ऑफ साइंस। इस लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग आपको ए की वैल्यू चाहिए तो सी के साथ साइन एल्फा मल्टीप्लाई होगा। अब एल्फा को अगर हमारे पास यहाँ पे एल्फा 35 डिग्री है, इसको अगर मैं 30 डिग्री लिख लूँ आसानी के लिए, और जो मेरे पास साइन है गैमा का, गैमा को मैं लिख लूँ अगर 83 है तो इसे मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास असल में 30 और 90 नहीं थे, मेरे पास असल में थे 35 और 83। गौर करें, ऊपर न्यूमरेटर में मैंने एंगल को कम किया है। अब इसके लिए आपको एक और बात का पता होना ज़रूरी है, वो ये है कि साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है, 30 पे बढ़ जाती है 1/2 यानी 0.5। इसी तरह 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 यानी 0.8। इसी तरह साइन 90 पे जब जाता है तो उसका आंसर हो जाता है 1, यानी 0 से 1 की तरफ वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है जब 0 से 90 की तरफ एंगल इंक्रीज करते हैं। तो मैंने क्या किया कि ऊपर एंगल था 35, उस एंगल को मैंने लेस किया, मतलब मैंने ऊपर वाली वैल्यू छोटी कर दी, क्योंकि साइन 35 का आंसर बड़ा होगा, साइन 30 का आंसर छोटा होगा। मैंने साइन 35 लिखने की बजाय साइन 30 को लिखा है ऊपर। इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो मैंने छोटी लिखी है, ठीक है। और इसी तरह साइन 90 मैंने लिखा जबकि 83 था, 83 एंगल था ना, और मैंने लिखा यहाँ साइन 90। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एंगल को इंक्रीज किया, मैंने नीचे वैल्यू बड़ी लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वैल्यू मैंने छोटी कर दी है, नीचे वैल्यू मैंने बड़ी कर दी है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी हो, डिनोमिनेटर में वैल्यू हम बड़ी कर दें, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने वैल्यू को छोटा कर दिया है, वैल्यू को हमने इसमें छोटा कर दिया। ऊपर वैल्यू छोटी हो गई, नीचे वैल्यू हमने बढ़ा दी, तो फ्रैक्शन का आंसर आएगा पहले जो आंसर आना था उसके मुकाबले में छोटा, ठीक है। इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी फिर, क्योंकि असल वैल्यू बड़ी है ना, जो मैंने फ्रैक्शन बनाई है उसका आंसर छोटा निकलेगा। हमें असल वैल्यू चाहिए जो कि इससे बड़ी है, इस वजह से मैंने ए ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, यानी इससे बड़ा आंसर आना चाहिए। तो कितना बड़ा होगा, बहुत माइनर सा चेंज किया है मैंने एंगल्स में, तो माइनर सा ही चेंज आएगा ना। तो आप इसे लिखें, सी को लिखें, वैल्यू 7 है, साइन 30 लिख दें, 1/2 है, साइन 90 1 होता है, तो असल में ये 7/2 है। 7/2 की आप फ्रैक्शन इजीली बना सकते हैं, डिवाइड करें, 7 को 2 पे हाफ करना है 7 का, 3.5 है। तो अब आप ऑप्शंस में देखें कि 3.5 से बड़ा आंसर जो उसके बहुत करीब है, 3.5 से बड़ा लेकिन उसका करीबी आंसर वो कौन सा है ऑप्शंस में से, वो सिर्फ सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में तो 3 से छोटा आंसर है, 3.5 से छोटा आंसर, हमें बड़ा आंसर चाहिए लेकिन बहुत दूर नहीं, 6.8 तो ज़्यादा बड़ा आंसर है, इसलिए 4.05 इसका राइट आंसर होगा, चार्ली ऑप्शन। तो आज की वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चंस थे, बाकी के नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।